हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है प्रीवियस ईयर यानी सीटेट जनवरी 2024 के पेपर, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट हिंदी के हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। जो लैंग्वेज भाषा फर्स्ट हिंदी और भाषा सेकंड हिंदी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन आज हम लोग उनका एनालिसिस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये ज़्यादातर क्वेश्चन पेडागोजी के हैं, ठीक है, जो कि रिपीट होते हैं। आइए हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे। बहुत ही ध्यान से आप लोग को पढ़ना है, अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना है। और बाकी वीडियो लेक्चर्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज पहली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है इसमें? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक, ठीक है, ये गद्यांश दिया गया, आपको पढ़ना है और इनमें से उत्तर बताना है। तो ठीक है, आइए गद्यांश को पढ़ते हैं कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम, सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। ठीक है, हम लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिया गया विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। आपको बताना है कि विधान में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो विधान में एक प्रत्यय लगाने पर वैधानिक शब्द बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, पूछा गया गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि ऊपर जो गद्यांश दिया उसके अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता, शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता, शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य, विचार और भावों की पवित्रता, ठीक है। तो आपने ऊपर गद्यांश पढ़ा था तो उसमें दिया गया था कि विचारों और भावों की पवित्रता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 93 पूछा गया है आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। आपको बताना है कि आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। मन के बुरे भावों को दूर करना, मन की कल्पना को उड़ान देना, मन की समस्त भावनाओं का दमन करना, मन में कोमल भाव जगाना, ठीक है। तो 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मन के बुरे भावों को दूर करना आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, पूछा गया बुनियादी आवश्यकता है। तो आपको बताना है भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार, बाहरी स्वच्छता और निर्मलता। तो बुनियादी जो आवश्यकता है वो क्या है, वो है आपकी बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, समूह से भिन्न शब्द है। आपको भिन्न शब्द बताना है। निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ और स्वच्छता, ठीक है। तो आपको बताना है। तो 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ, ठीक है। ये सबसे भिन्न है। निर्मलता, सम्मान और स्वच्छता ऊपर गद्यांश में आपको दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। आपको बताना कि आंतरिक स्वच्छता से कौन संबंधित नहीं है। शांति, प्रेम, शिक्षा और निर्मल विचार। तो 96 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा का आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। शांति, प्रेम और निर्मल विचार आंतरिक स्वच्छता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, बुनियादी में प्रत्यय है। आपको बताना है कि बुनियादी में कौन सा प्रत्यय है, यादी, ई या दी, ठीक है। तो 97 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई, बुनियादी में ई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किसमें विशेषण विशेष शब्द का विशेष का संबंध नहीं है। आपको बताना है बुनियादी आवश्यकता, शिक्षा, पर्यावरण, जन्मजात गुण और बाह्य स्वच्छता। तो आपको बताना है। तो 98 का आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा और पर्यावरण, ये विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है। आपको बताना है कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, इसका क्या आशय है। तो भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है, बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है, या बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है,
बाहरी और भीतरी स्वतंत्रता स्वच्छता दोनों आवश्यक है, तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे दिया गया नीचे दी गई कविताओं की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए और 100 से 105 तक जो हैं वो क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चढ़ी लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश से प्रतिबिंबित होता है, आपको बताना है। कीमत बड़ी चुकाई थी, गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, लंबी चली लड़ाई थी, वीर शहीदों के बलिदान से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपको अभी आपने ऊपर कविता पढ़ी, उसमें क्या था कि लंबी चली लड़ाई थी। ठीक है, 100 का राइट आंसर आपका 30 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया, आपको बताना कि प्रत्यय, तो आपको हमेशा याद रखना है कि शब्द में जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है, तो नीति में जो आपका प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 101 का 1। ठीक है, 102 का राइट आंसर आपका क्या होगा, 102 क्वेश्चन देंगे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी, वीरों की भर्ती की गई, बहुत सारा धन दिया गया, शस्त्रों का निर्माण किया गया, तो ये हो जाएगा अपने जीवन की आहुति दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन नंबर 103 में कहा गया है आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है, वीरों के अस्त्र शस्त्रों को, वीरों के बलिदान को, व्यापारी वर्ग के सहयोग को, वीरों की कूटनीति को। तो 103 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीरों के बलिदान को। 104 है स्वाभिमान का संधि विच्छेद है, आपको बताना है स्वधनाभिमान, स्वधनाभिमान, स्वधन अभिमान, स्वधनाभिमान। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्वधन अभिमान। ठीक है, स्वाभिमान। क्वेश्चन नंबर 105 है कविता में किस छल की बात की गई है, आपको बताना है। व्यापारी वन मिलकर मिलावट करने की, व्यापारी वन पैसों का हेर फेर करने की, व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करने की, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 105 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको नहीं को मार्क कर लेना, ध्यान देना। ठीक है, वाक्य और शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के लिए, ठीक है, दिया गया बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किस तरीके से है, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के लिए, उच्चारण का अभ्यास करने के लिए, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के शब्दावली को समृद्ध करने के लिए। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उच्चारण का अभ्यास करने के लिए बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना ये सीखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। 107 में कहा गया है कि कौन सा उपागम विधि बच्चों की भाषा कक्षा में अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, नहीं का आपको ध्यान देना है। तो संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, सर्वभाषिक विधि या प्राकृतिक उपागम। तो 107 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड जो है वो मातृभाषा को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय प्रवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधियों को देखने में मौके मिलने चाहिए। ठीक है, तो 108 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक रूप से हो सकता है। ठीक है, 108 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण अधिगम शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। तो आपको बताना है। तो 109 का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ध्वनि विज्ञान निर्देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है
मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग, सहपाठी मूल्यांकन या प्रारूपण? तो 110 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है प्रूफ रीडिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। दिया गया कक्षा 3 की अध्यापिका अपने कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो इसमें दिया गया क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग के प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं? क्या इन पुस्तकों के लेखक माने जाने हैं? बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? तो आपको बताना है। तो 111 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111 का हो जाएगा राइट आंसर आपका 4। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं? बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। दिया गया कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? संप्रेषणात्मक, प्रत्यक्ष, सर्वभाषिक या प्राकृतिक? तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है? वो संप्रेषणात्मक उपागम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों में से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? तो आपको बताना है। ठीक है। नियंत्रित मौखिक अभ्यास, स्वच्छंद बोलना, निष्क्रिय श्रवण, मौखिक प्रवाह अभ्यास? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 113 का मौखिक प्रवाह अभ्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 का ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? ठीक है। आपको नहीं को मार्क कर लेना, नहीं पूछा गया है। तो व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना। ठीक है। तो नहीं पूछा गया है। तो 114 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। दिया गया एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थी को के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है? नहीं पूछा गया है। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे। चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित, स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिससे आसानी से बदला जा सके। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों को प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। एक अध्यापक। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए खुरदरी होनी चाहिए। ठीक है। 115 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 116। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास करवाना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना। तो 116 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करवाना। ठीक है। 116 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब तक अधिक संलग्न होते हैं जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। वे सभी कॉपी के अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं, बार बार लिखते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। यह वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अविकल्पना का नहीं है? तो आपको नहीं का ध्यान रखना है। तो प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत, तकनीकी और पाठ्यचर्या। 118 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त सिद्धांत। ठीक है। ये पाठ्यपुस्तक अविकल्पना का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षता को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाले समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? आपको बताना है।
मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्ष की सजावट करके, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके। ठीक है, तो 119 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, विकास के विभिन्न आयामों को बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। ठीक है, 119 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए? दृष्टि, शब्दावली और प्रतिभाओं की पहचान, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध, ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 120 का राइट आंसर आपको हो जाएगा डिकोडिंग तथा और भाषा अवबोधन। ठीक है, तो ये थे भाषा प्रथम, ठीक है, सीटेट जनवरी 2024 के क्वेश्चन। आइए हम लोग अब देखते हैं भाषा सेकंड, द्वितीय। ठीक है, द्वितीय भाषा हिंदी, जो कि जनवरी सीटेट 2024 में आए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, भाषा सेकंड हिंदी, तो इसमें गद्यांश दिया गया है। ठीक है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प कीजिए। तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सीधे क्वेश्चनों की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है ठीक है, यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 है, गद्यांश में किस संकट की बात की गई है? ठीक है, आपको बताना है। तो गद्यांश में जो है वो जल संकट की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग कितनी है? तो उसमें दिया गया है कि लगभग 40 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 40 करोड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है किसमें? भारत में, संयुक्त अरब अमीरात में, पाकिस्तान में, अमेरिका में। तो गद्यांश में दिया गया है कि भारत में 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एल नीनो का प्रभाव पड़ता है जल स्रोतों पर, मानसूनों पर, मानव पर, जलवायु पर। तो 124 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मानसून पर। ठीक है, 124 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 125 इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है। तो 1.25 किलोमीटर भाग में रेखांकित पद है, आपको बताना क्या है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक। तो 125 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है वो परिमाणवाचक है। ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा, ये जो वो है परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका क्या कारण है? आपको बताना है ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में कमी आना, ग्लेशियर के क्षेत्रफल में वृद्धि होना, ग्लेशियर का ना पिघलना। ठीक है, तो 126 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्लेशियर का तेजी से पिघलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, वाक्य में रेखांकित पद है। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण या विशेषण। तो 127 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये है क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द है, आपको बताना है पर्यावरण में मूल शब्द और उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो 128 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? परि इसमें उपसर्ग है और आवरण इसका मूल शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है गद्यांश इस संसार में सब कुछ अस्थायी है, पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं, इसलिए पाप और पुण्य भी अस्थायी है। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है, लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह भी है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की, बंधन दोनों में है। लोहे की जंजीर से छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से जो बंधा हुआ है उसको वह बंधन प्यारा लगने लगता है, उसमें उसको धन नजर आता है, उससे छूटने का मन नहीं करता। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है स्वतंत्र का विलोम है, आपको बताना है कि स्वतंत्र का विलोम क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा? विलोम परतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पाप और पुण्य दोनों की तुलना, ठीक है, डैश और डैश की जंजीर से की गई है। तो आपको बताना किस किस? लोहे और स्वर्ण की। ठीक है, 130 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी।
यानी 2 नंबर। समूह से भिन्न शब्द आपको बताना, स्वतंत्र, अस्थाई, प्यारा, फल। तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फल। ठीक है, स्वतंत्र, अस्थाई और प्यारा जो एक तरह के हैं और जो फल है वो इससे भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं, प्राप्त करना बहुत श्रमसाध्य है, हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो 132 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम स्वीकार नहीं कर सकते। 133 नंबर है, इस संसार में कुछ भी डैश नहीं है, पूर्ण, स्थाई, अस्थाई या पूर्ण। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है स्थाई। इस संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 है, पाप और पुण्य दोनों डैश हैं। आपको बताना है कि पाप और पुण्य दोनों डैश क्या हैं। ठीक है, तो वो क्या हैं, अस्थाई हैं। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश और के अनुसार पाप और पुण्य दोनों में फल की इच्छा रहती है, दोनों से मुक्ति अनिवार्य है, दोनों में बंधन है, दोनों में स्वतंत्रता है। तो 135 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि दोनों में बंधन है। ठीक है, देखिए ये जो क्लास है वो आपकी सीटेट जनवरी 2024 में हिंदी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं की क्लास है। तो आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, ताकि कोई नई भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है, अपने समाज में सहजात वाचकों, मूल भाषा बोलने वाले के सतत संपर्क के माध्यम से, सर्वभाषिक विधि के अनुसार संवादों को दोहराना और अभ्यास करना, लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर, या ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं। तो 136 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपने समाज में सहजात वाचकों के सतत संपर्क के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। इसमें दिया गया पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अभिभावकों को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिसमें कठिन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो, विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चों को पुस्तक मेले में ले जाया करें जिससे कि वह पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन हो और रुचि पैदा हो, अध्यापकों को गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो 137 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है, एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम से लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है, सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना, विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना, कहानी में आए नए और कठिन शब्दों की पुनरावृत्ति, चित्र कार्डों को क्रम से लगाना। ठीक है, तो 138 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 है, पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस बार ध्यान केंद्रित करना चाहिए, विराम चिन्हों का, उचित गति के साथ पठन, समझ के साथ पठन, वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करना। तो 139 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस समझ के साथ पठन। ठीक है, एक अच्छी वाचन यानी बोलना गतिविधि वह है जिसमें शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, अधिकांशतः मुखरित विद्यार्थियों की ही सहभागिता रहती है, अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं। ठीक है, अच्छी वाचन यानी बोलना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 है, दिया गया है बुनियादी चरण के आकलन के उपकरण और प्रक्रिया की अवकल्पना इस तरह होनी चाहिए जो बच्चे के अधिगम अनुभव पर सहज विस्तार बन सके, शिक्षार्थी की प्रगति का उसके समक्ष कक्षा प्रदर्शन संदर्भ में वर्णन विश्लेषण किया जाना चाहिए, अध्यापक सभी शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं एक विधि का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें जांच पत्र व परीक्षाएं शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सकें। तो 141 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ सर्व पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यता का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए क्योंकि
यह अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्ता देती हैं, विविधता वाले शिक्षार्थियों का तथा पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं, अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती हैं, कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। तो आपको बताना है, तो 142 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि विविधता वाले शिक्षार्थी तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। ठीक है, 142 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 है, भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत या असहमत हैं? तो आपको बताना है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं इस कथन से असहमत हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी विज्ञान के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक शिक्षण, व्याकरण अनुवाद, प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि। तो आपको बताना है 144 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा व्याकरण अनुवाद। ठीक है, 144 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा मनुष्य का सहजात उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। विकास में कोई संबंध नहीं है, उस संस्कृति और समुदायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंधी के सिद्धांत अनुकरण की प्रकार से संबंधित हैं। तो 145 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित जिनमें बच्चे रहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास और भाषा की ये परिभाषा है। 145 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, समग्र भाषा उपागम क्या है? कौशल आधारित, ध्वनियों का मिश्रण, ध्वनि संकेत संबंध में निष्कर्ष निकालना, अर्थ आधारित। तो 146 का आपको क्या हो जाएगा, समग्र भाषा उपागम जो है वो अर्थ आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 है, यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं का बोलना सुनते हैं, दो भाषाओं को सुनने के अवसर बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, समझ में भ्रमित करते हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो 147 का राइट आंसर होगा बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 है, दिए गया इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहते हैं कि वे विषय वस्तु से विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ें। यह है गहन पठन, निर्देशित पठन, आनंद के लिए पठन या विस्तृत पठन। तो 148 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये इंटेंसिव यानी गहन पठन है। क्वेश्चन नंबर 149 है, पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने की यह गतिविधि किस लिए? आपको बताना, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, निर्देशित मौखिक अभ्यास, सक्रिय श्रवण या मौखिक प्रभावाभ्यास। तो 149 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौखिक प्रभावाभ्यास। क्वेश्चन नंबर 150 है, दिए गए विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के वर्तमान पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्मनन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है, संप्रेषणात्मक उपागम, कुल भौतिक प्रतिक्रिया, संरचनात्मक उपागम या सर्वभाषिक विधि। ठीक है, तो 150 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वभाषिक विधि। दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 99 तक दिए जाएंगे। आपको गद्यांश पढ़ना है और इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका उत्तर देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। दिया गया, इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रकृति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रकृति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व द्विपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक क्षण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की है। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे।
हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की है। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की है वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। ठीक है, आइए हम लोग अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। आपको ध्यान देना है, इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है, कि नहीं है। तो रूपात्मक परिवर्तन, अंधेरे युग, मानव अस्तित्व और आध्यात्मिक दुनिया। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव अस्तित्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, जो कि विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, संघर्ष रहित रहे और विद्रोह करे। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर आपने अभी गद्यांश सूत्र पढ़ा तो उसमें दिया गया था कि अपनी कमियों को जान ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, परिवर्तन अपरिवर्तकता को दर्शाते हैं, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो आपको बताना गद्यांश के अनुसार, ठीक है, क्या कहा जाता है। तो ये जो रहेगा इसका राइट आंसर आपका परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। आपको बताना है कि अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो अध्यात्म में एक प्रत्यय लगाने पर, ठीक है, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आध्यात्मिक। ठीक है, एक अगर प्रत्यय हम लगाएंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका आध्यात्मिक। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग और कौन सा प्रत्यय हम मानव में लगा सकते हैं। तो मानव में ये या आ, ये या अन, इत या आ, ये सु, तो आप लगा के देख लेंगे। ठीक है, तो मानव में अगर ये प्रत्यय लगाएंगे तो मानवीय, और आ उपसर्ग लगाएंगे, माफ कीजिएगा, और आ प्रत्यय लगाएंगे तो अमानवीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 95 का राइट आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 96 है मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? आपको बताना आध्यात्मिक, त्रिपक्षीय, भौतिक, सांसारिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक, सांसारिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। तो आपको बताना है कि मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? तो वो जो हैं भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है आदि मानव ने डैश क्षेत्र की प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र की प्रगति नहीं कर सका। आपको खाली स्थान में भरना है कि मानव, आदि मानव ने आध्यात्मिक, ठीक है, या भौतिक, या जो भी इसमें रहेगा तो आपको अपनी समझ से भरना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 97 का कि मानव, आदि मानव ने, ठीक है, भौतिक क्षेत्रों में प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति नहीं कर सका। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। आपको बताना है कि उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? बड़े बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन, पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन, ये पुरस्कृत परिवर्तन। तो उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य आपका क्या है? महत्वपूर्ण परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? तो आपको बताना है कि प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? सभी मनुष्यों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास, सभी व्यवस्थित आदि मानवों के पास, या आदि मानवों के पास। तो 99 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदि मानवों के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। आगे दिया गया है दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक दिए गए हैं आपको। ठीक है, कविता की पंक्तियों को पढ़ना है और उचित विकल्प का चयन करना है। तो आइए हम लोग कविता को पढ़ लेते हैं। कट गया है शीश पर, यह शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अनंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। आइए अब क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 100 है दिया गया है कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया। आपको बताना है कि कविता में किस पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बल जो दिया गया है वो
सत्य पे दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। देखिए ए बी सी इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि ऑप्शन पे नंबर पड़े हुए हैं और इसी तरह से आपके सीटेट एग्जाम में नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 101 है अंधकार का प्रतीक नहीं है। आपको बताना है इनमें से किसका प्रतीक नहीं है। बुराई, निराशा, चुनौतियां या समाधान। ठीक है, तो 101 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाधान। ठीक है, अंधकार समाधान का प्रतीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 है कविता के अनुसार राही की विशेषता है। आपको बताना है हर तरह से काम निकालना, हर तरह से मार्ग पर चलते रहना, हर परिस्थिति में विजयी रहना, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। तो आपको बताना है ठीक है कि कविता के अनुसार राही की विशेषता है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। ठीक है, 102 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। 103 में कहा गया कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में सिर नहीं कटना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि स्वाभिमान बना रहना चाहिए। समूह से भिन्न शब्द युग में आपको बताना है हार का विहार, सत्य का असत्य, जय का पराजय, प्रकाश का अंधकार। तो शब्द युग में जो भिन्न है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हार का विहार। तो हार का विहार नहीं होगा, हार का विजय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया इस कविता का मुख्य स्वर है। आपको बताना तमस, ओज, श्रृंगार या देशभक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस कविता का मुख्य स्वर जो है वो ओज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 कोझिकोड की एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। आपको बताना है मलयालम के 2 प्रकार हैं, मलयालम की क्षेत्रीय बोली हैं, मलयालम की सामाजिक बोली हैं, ये भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। तो 106 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मलयालम की सामाजिक बोली है। ठीक है, 106 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या कहा है नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थी को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया है। पता लगाएं कि शब्द समता के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित शब्द और वाक्य का पता लगाएं। परिवार, संबंध और भावनाएं। तो आपको बताना थीम आधारित शब्दावली है, समूह शब्दावली है, शब्द समूह है या शब्द जाल है। तो 107 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि थीम आधारित शब्दावली। आपने पढ़ा होगा ठीक है कि आधारित शब्दावली थीम आपको दिया रहा होगा, पर्यावरण में आपने पढ़ा होगा ईवीएस में। ठीक है, उसमें थीम आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 108 है कहा गया वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। तो आपको बताना संज्ञानात्मक, अकादमिक, भाषा निपुणता। ठीक है, बुनियादी अंतर्वैयक्त संप्रेषण कौशल, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, अंतर्वैयक्त भाषा निपुणता। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बुनियादी अंतर्वैयक्त संप्रेषण कौशल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 है मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थी में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक भाषा विकास या उच्च स्तरीय भाषा कौशल। ठीक है, तो 109 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समालोचनात्मक साक्षरता कौशल का विकास करना चाह रही है। क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन नंबर 110 में कहा गया है व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो आपको बताना ये जानने की व्याकरण प्रश्न तत्वों को कैसा किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरण तत्वों के नियमों को जानना, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। ठीक है, तो आपको बताना है तो 110 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 है कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानियाँ पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे, पारस्परिक लेखन। ठीक है,
पारस्परिक लेखन, पारस्परिक श्रवण, वाक्य श्रुतलेख या पारस्परिक सूत्रलेख। तो 111 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पारस्परिक श्रुतलेख। ठीक है, आमने सामने बैठकर एक दूसरे की बात को सुनकर लिखना जो है वो पारस्परिक श्रुतलेख के अंतर्गत आता है। 111 का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। आपको बताना कि भाषा के बारे में क्या सही नहीं है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। संकेत भाषा में व्याकरण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आपको बताना, इसमें नहीं पूछा गया है तो संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, गलत है, उसकी भी व्याकरण होती है। ठीक से 112 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, दिया गया त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि जो त्रिभाषा सूत्र है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। मातृभाषा घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। मातृभाषा घर की भाषा हिंदी भाषा के रूप में, या मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी भाषा के रूप में। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में है, इसी को त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, दिया गया उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है, या उन शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधारने लाने की ज़रूरत है। यह चौथा है, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 114 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलना सुधारने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 115 है, क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कहा है कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 115 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है, कहा गया है एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है। परभाषा व्यवहार, ठीक है, बहुभाषिक नीति, बहुभाषा शिक्षण या भाषा अर्जन। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि परभाषा व्यवहार यानी ट्रांसलैंग्वेजिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 116 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे, समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, अध्ययन कौशल। तो 117 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारीकी से पठन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 है, अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो आपको बताना कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, इसको ही अंतर्भाषिक पहचान कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 है, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। सभी तीनों भाषाएं पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी, या अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी। तो 119 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो 119 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा
विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है, आपको फिर से नहीं का ध्यान रखना, नहीं पूछा गया कि नहीं है तो सराहना बोधन के लिए पठन, बहिर्वेशन के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन या आनंद के लिए पठन। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा व्याकरण अधिगम के लिए पठन जो है वो विस्तृत पठन का अध्ययन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं भाषा द्वितीय हिंदी, ठीक है, जो सेकंड लैंग्वेज है, पेपर 2 में आई हुई सीटेट जनवरी 2024 में। अब हम लोग उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 121 से 128 तक दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। मैं सीधा आपको क्वेश्चनों पे लेके चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 121 है कि गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो, ठीक है, तो आपको बताना कि एआई कैसी होनी चाहिए। मानवीय क्षमताओं को कम करे, मानवीय गुणों का संस्कार दे, कम समय में अधिक कार्य करे, बिना बुद्धि के सारे जवाब दे दे। तो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ऐसी होनी चाहिए जो मानवीय गुणों का संस्कार दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है समूह से भिन्न शब्द है, आपको बताना है पढ़ाई लिखाई, रात दिन, कंकड़ पत्थर या चाय वाय। तो समूह से भिन्न शब्द जो है वो 122 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चाय वाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है मानवीय शब्द में प्रत्यय है, आपको बताना है कि मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आपको मालूम होगा प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय में ये प्रत्यय है, ठीक है। अब ये प्रत्यय हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा आपका, ठीक है, सिर्फ मानव शब्द बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है। क्वेश्चन नंबर 124 में कहा गया एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इसमें कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा। तो आपको बताना है कि एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इनमें कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा, चिकित्सा, शिक्षण, खेतीबाड़ी या आविष्कार। तो 124 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेतीबाड़ी, ठीक है। एआई को जन्म देने वाला कारक है, आपको बताना आवश्यकता, तकनीकी, सभ्यता या मानव। तो एआई को जन्म देने वाला कारक कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए, आपने गद्यांश पढ़ा ऊपर, तो उसमें मानव, ठीक है। एआई का अर्थ है आपको बताना, एआई की फुल फॉर्म बतानी है, एप्पल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट या एप्पल इंस्टीट्यूशन। तो इसका एआई का जो अर्थ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 126 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, यह प्रभाव नकारात्मक होगा, शून्य होगा, सकारात्मक होगा, अधिक होगा। तो 127 का राइट आंसर क्या होगा कि ये जो है एआई से शिक्षा जगत में भी प्रभावित होगा, नकारात्मक होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो नकारात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, दिए गए चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा। तो 128 का राइट आंसर आपका क्या होगा, डॉक्टरों को जॉब देगा, केस हिस्ट्री बना देगा, अस्पतालों की संख्या कम कर देगा, अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ा देगा। तो चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई जो का भविष्य जो वो है वो केस हिस्ट्री बना देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहद तालमेल कैसे बिठाकर रखा जाए, ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरह संतुलित और व्यवस्थित होकर रहे। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष से असंतुलित हो जाना ही है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास हैं, इसके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर की ही को ही संभाल नहीं करता, यह मन, बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता रहता है। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आपको बताना है योग के माध्यम से प्राणायाम करना, प्राण के माध्यम से योग करना, प्राण और शरीर का दीर्घायु होना, प्राण और शरीर का सामंजस्य। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 129 का आपका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका प्राण और शरीर का सामंजस्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है, आपको बताना कि विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। संतुलित, स्वस्थ, स्वास्थ्य या व्यवस्थित
तो क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 है, दिया गया प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास डैश में है, आपको कार्य स्थान में भरना है, शिक्षा, योग, चिकित्सा या शिक्षक। तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? योग। ठीक है, प्राणवायु को सशक्त बनाने में अभ्यास योग में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 है, प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित डैश होकर बहती है, तो आपको बताना व्यवस्थित, अव्यवस्थित, उत्तेजित या मंद मंद। तो 132 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवस्थित। प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, रोग का कारण है, आपको बताना है रोग का कारण क्या है? प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटाना, अपने शरीर की उचित देखभाल ना करना। तो आपको बताना 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन जो है रोग का कारण है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेहतरीन क्लासेस के लिए सीटेट की हिंदी, मैथ, ठीक है, ईपीएस, सीटीपी की क्लासेस के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, अच्छे स्वास्थ्य का संबंध से है अच्छे शरीर, प्राणवायु, योगाभ्यास, बीमारियों के अभाव। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 134 से क्या हो जाएगा? अच्छे स्वास्थ्य का संबंध जो है वो प्राणवायु से है। क्वेश्चन नंबर 135 है, बुद्धि में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा, आपको बताना है। तो बुद्धि में एक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा? बुद्धिक, बौद्धिक, बौद्धिक या बौद्धिक। तो इसमें बनेगा आपका राइट आंसर बी, बौद्धिक। ठीक है, बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने पर बौद्धिक शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है? श्रव्य भाषावाद, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि, कुल भौतिक प्रतिक्रिया। तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 136 का आपका क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रव्य भाषावाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 है, कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वह प्रभा के 4 भाषाएं बोलता है। विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती है। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? परिभाषिक, ट्राइलिंगुअल योग्यता, कोड जाल, कोड मैचिंग, कोड से आगे जाना, कोड मूविंग, अंतर्भाषा, इंटर लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको बताना। तो 137 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिभाषिक। ठीक है, ट्रांसलिंग्वेज योग्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम में कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है, सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थन करता है। चौथा है, प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 138 का आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है, सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। यहाँ पूछा गया सही, तो सही वाला हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 139 है, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तु का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? शिक्षण सामग्री, वास्तविक वस्तुएं, खाना पकाने के बर्तन या वास्तविक जीवन के कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 139 से क्या हो जाएगा? ये जो है वो वास्तविक वस्तुएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 है, घोषणात्मक ज्ञान क्या है? आपको बताना है। किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए ये जानना। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो घोषणात्मक ज्ञान क्या है? ये जो है वो व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 है। क्वेश्चन नंबर 141 में क्या कहा गया कि यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है।
इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? आपको बताना है। समालोचनात्मक विश्लेषण, प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक साक्षरता या साक्षरता विकास। ठीक है, तो 141 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 है, परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? भाषाओं के शिक्षण अध्ययन के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित। भाषा किस तरह से एक समय अधिक अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं? एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं के संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए? इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। तो आपको बताना है कि परभाषा व्यवहार क्या है। तो वो जो है एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 143 है, दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है? तो आपको बताना है कि मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप, मुख्य बिंदु नोट करना, संपादन या अंतिम रूप देना। तो क्वेश्चन नंबर 143 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपको ये सही क्रम में याद कर लेना। मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। ये दूसरा, रूपरेखा तैयार करना तीसरा, प्रारूप लिखना चौथा, पांचवा संपादन और अंतिम स्वरूप देना छठा। ठीक है, ये 6 चरणों में पूरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल या संज्ञानात्मक कौशल? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अध्ययन कौशल कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है, दिए गया नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप टाइपोलॉजी का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुख और कठिनाई को सामने करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की की प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अभिव्यक्ति परक प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय, पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न या विमर्श संबंधी प्रश्न। तो आपको बताना, तो 145 का क्या हो जाएगा? पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न। ठीक है, 145 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, दिया गया कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थी को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? लेखन कार्य, अनुच्छेदन श्रुतलेख, सामूहिक श्रुतलेख या श्रवण कार्य। 146 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो रहेगा वो श्रवण कार्य रहेगा। यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। आपको बताना है कि अंतर्भाषा निपुणता, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, ठीक है, BICS, संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। तो आपका बताना है ये किस में आएगा? तो 147 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 है, दिए गए भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना, बिल्कुल ठीक है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन या त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। तो 148 का आपका राइट आंसर क्या है? सही नहीं पूछा गया है ना। हाँ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक है, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149 है, क्वेश्चन नंबर 149 को पढ़ते हैं। त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो 149 का सही राइट आंसर मैं आपको बताना हूँ कि सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। व्याकरण ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सभी कौशलों के अधिगम में न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना या भाषागत तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षता को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो ये थे हमारे जनवरी सीटेट 2024 के भाषा प्रथम हिंदी और भाषा द्वितीय हिंदी के 30 क्वेश्चन जिनका हम लोगों ने आज वीडियो लेक्चर देखा है, ठीक है, और डिस्कशन किया है।
अपने लोगों को कमेंट करके बताना कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।